हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की, जो कि अभी निकली है 2024 में। और उसी के संदर्भ में आज की हमारी क्लास नंबर 39 रहेगी। और अभी तक जो है 38 क्लासेज में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर कोई भी कैंडिडेट आज की वीडियो से नया जुड़ता है तो ये सारी वीडियोस आपको HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से मैंने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियोस आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे और आराम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि ये वीडियो जो है UGC नेट वालों के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वही सिलेबस दिया है जो UGC नेट का सिलेबस दिया गया है। सेम टू सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं है। ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की, लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। टोटल इस यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 5 हमने कंप्लीट करवा ली है, यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत ये टोटल 13 उपन्यास है और जिसमें से आप देख रहे हैं कि हम 9वें उपन्यास पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम बचे हैं। इसमें इस वीक में हो सकता है ये हमारा पूरा हो जाए संडे तक ये। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी यूनिट नंबर 5 और 6 हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद अगर जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो तैयारी करना चाहता है तो काफ़ी जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो मैंने चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जिस दिन आपको वीडियो ना मिले उस दिन आप पीछे के टॉपिक कवर कर सकते हैं, जैसे कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र है, ये लगभग मैंने अपने चैनल पर संपूर्ण करवा रखा है। छंद है, रस है, अलंकार है, ये सब बड़े अच्छे से मैंने पढ़ा रखे हैं। तो आप वो वीडियो उस दिन देख लें जिस दिन मैं वीडियो ना डाल पाऊँ। शुरुआत करते हैं तमस। तमस जो है भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है और काफ़ी बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु, यानी कि ये उपन्यास की कथा वस्तु है क्या, तो 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर। सांप्रदायिक दंगे होते हैं जो संप्रदाय धर्म विशेष को लेकर जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सांप्रदायिक दंगे कहलाते हैं। और जाति के आधार पर या फिर धर्म के नाम पर जो भी दंगे होते हैं वो सांप्रदायिक दंगों के अंतर्गत आते हैं। तो तमस जो उपन्यास है भीष्म साहनी का, इसमें कौन से दंगे को आधार बनाकर लिखा गया कि सन 1947 में पंजाब में एक भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे और उसी पर इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो आधारित है। इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। लाहौर के आसपास की, यानी कि जब पंजाब में 1947 में सिख बौद्ध ये धर्म हिंदू मुस्लिम को लेकर काफ़ी दंगे हुए थे, तो उस समय जो लाहौर के आसपास के जो कहानी थी, जो घटनाएं घटित हो रही थी और 5 दिन की कहानी वर्णित है। ये उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। ध्यान से इस बात को पढ़ना है कि तमस भीष्म साहनी द्वारा लिखा उपन्यास है जो 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है। दूसरे भाग में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। मतलब पहला जो खंड है इस उपन्यास का, उसमें तो सांप्रदायिक तनाव, पहले तो तनाव खींचातानी बढ़ती है, उसके बाद फिर दंगे होते हैं, मारकाट पर लोग उतर जाते हैं। तो जो पहले सांप्रदायिक तनाव की कहानी है कि तनाव किस प्रकार से बना वो बता रखी है, और दूसरे भाग में फिर अनेक प्रकार के गांव जो है उनकी घटनाएं, अनेक गांव में अनेक प्रकार की घटनाएं जो घटित हो रही थी उन सभी को इस उपन्यास की परिधि में ले लिया लेखक भीष्म साहनी ने। ठीक है, तो ये इसकी विषय वस्तु थी। और 1947 में आपने देखा होगा कि भारत पाक विभाजन भी हुआ था, तो कई जगह पर आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि भारत पाक विभाजन के त्रासदी पर आधारित ये भीष्म तमस नामक उपन्यास है। ठीक है, तो ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। और अब इसके पात्र पढ़ लेते हैं। इसके पात्र बहुत ज़्यादा डिटेल से दिए गए हैं।
मैं यहाँ पर केवल पात्र के नाम आपको नहीं बताती, पात्र के बारे में ये भी बताती हूँ कि इस उपन्यास में उसकी क्या भूमिका है, कैसा उसका व्यक्तित्व था। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलती हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि इसमें पात्र बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे रटने में अगर हम अकेले पात्रों के नाम पढ़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर पात्र के बारे में थोड़ी सी डिटेल पता चल जाए तो पात्र को याद रखना आसान होता है। और इसका एक पात्र भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, जो नत्थु है। पहला ही पात्र है नत्थु। समाज के तथाकथित निचले तबके से आने वाला युवक, जाति से चमार है, जिसने 5 रुपए मिलने के कारण मुराद अली के कहने पर सुअर को मारा। अब यहाँ पर 2 पात्रों का नाम आ गया, एक तो मुराद अली और एक नत्थु। नत्थु मतलब जो है निचले तबके का आदमी है और वो थोड़े से पैसे के लिए कुछ भी कर देता है। तो इसने मुराद अली के कहने पर सिर्फ मात्र 5 रुपए में एक सुअर को मारा। अब मुराद अली कौन है? क्योंकि ये तो दंगे भड़काने वाली बात है। जो मुराद अली है वो अंग्रेजों का चमचा है। पतली बैंत की छड़ी झुलाता रहता, मतलब पतली बैंत की एक छड़ी लेता और उसे झुलाता रहता था, अंग्रेजों का चमचा है। और सारी बातें हम थोड़ी सी डिटेल से पढ़ते जाएंगे, आप अपने नोट्स लिखते रहें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठिगने कद का है, काला है। बताया कि जो मुराद अली है वो कौन है? जो नत्थू राम से कहकर वो 5 रुपए में लालच देकर और सुअर को मरवा देता है। तो ये ठिगने कद का है, काले रंग का है, हाथ में बैंत की एक छड़ी नुमा बैंत को घुमाता रहता है और अंग्रेजों का चमचा है। समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बक्सी जी। बक्सी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, बलगमी शरीर वाले हैं और उम्र रसीदा आदमी और देह स्थिल पड़ गई थी। ठीक है, देह थोड़ी स्थिल पड़ गई थी। बलगमी मतलब थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो बलगम थूकते थाकते रहते हैं, तो उस प्रकार का था ये। और कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी था। तो बक्सी का याद रखना है। अभी तक हमने 3 कैरेक्टर पढ़े, नत्थु, मुराद अली। तो मुराद अली और फिर बक्सी। तो नत्थु से मरवाता है मुराद अली, अंग्रेजों का चमचा है, काले रंग का है, हाथ में छड़ी घुमाता रहता है, ठिगने कद का है। बक्सी बलगमी मतलब बक्सी बूढ़ा सा, वैसे याद रख लेना। मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के सदस्य या कार्यकर्ता। अभी यहाँ पर जो बक्सी बताया था ये कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे और जो मास्टर रामदास है इस उपन्यास के अंतर्गत वो कांग्रेस कमेटी का सदस्य तो है लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में है। और बक्सी जो था ये सेक्रेटरी है। कामचोर है, स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़ाव, मतलब मास्टर रामदास जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु वो कांग्रेस कमेटी का सदस्य बन जाता है। कश्मीरी लाल एक अलग और नया पात्र आता है, तो ये भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जनरल सिंह ये भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो आप जब नोट्स बनाए ना तो ऐसे बना लेना, इनको ना एक दूसरे से रिलेटेड कर लेना। जैसे ये नत्थु, फिर मुराद अली, फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो जब नोट्स बनाओ तो एक ही जगह पर लिख लेना कांग्रेस, क्या लिख दिया मैंने, जब बोलते रहते हैं तो जो बोला जाता है वही अक्सर लिखा जाता है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं इस तरीके से आप नोट्स बना लेना, तो यहाँ पर आपके सारे आ जाएंगे और उनके ब्रैकेट में ही लिख लेना कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कश्मीरी लाल, उसके बाद फिर जनरल ये भी कांग्रेस का फिर बक्सी ये सेक्रेटरी है, इस प्रकार से लिख लेना। और जो जनरल सिंह है ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त, मतलब मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है। ईमानदार है और बरसों जेल में रहने के बाद वह शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था। और जब पूर्ण स्वराज्य का नारा लगा था, आपको पता है सन 1930 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। 26 जनवरी 1930 की बात है, इसीलिए हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। तो उस दिन रावी नदी के तट पर नेहरू जी के साथ कौन था? जो अभी हम ये पात्र पढ़ रहे हैं, जनरल सिंह। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ईमानदार है, काफ़ी दिन जेल में रहा, शारीरिक रूप से कमज़ोर है। रावी नदी के किनारे जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी तब ये भी नाचने लगा था। तब वह अपने शहर से वॉलंटियर बनकर लाहौर गया था।
ठीक है। उनका न घर था न बीवी बच्चे थे। हफ्ते में 2-3 बार कहीं न कहीं से पिट कर आता था। पुलिस के लाठीचार्ज में जहां लोग जान बचाकर भागते थे, वह झुर्रियों भरी अपनी छोटी सी छाती फैलाए खड़ा रहता और अपनी पसलियां तुड़वा कर आता था। समझ गए होगे, जब इसे दिमाग से विक्षिप्त बता दिया तो इसका संतुलन थोड़ा ठीक नहीं था। तो इस प्रकार का इसका चरित्र है, किसका? जनरल सिंह का। और ये भी कांग्रेस का कार्यकर्ता था। उसके बाद अगला आता है, सारे ज़्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं, तो जब ये सारे एक ही जगह पर आपके सिमट जाएंगे। शंकर लाल, ये भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मेहता का विरोधी है और मुनादी वाला है। देशराज, अजीज और अजीत सिंह। मेहता, अजीत सिंह, देशराज, अजीज, अजीत, मिलते जुलते नाम हैं। ये सारे भी क्या हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उसके बाद अगला करेक्टर आता है मेहता जी। तो इनका नहीं पूछेंगे आपसे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है उपन्यास के अंतर्गत, उसी का आपके से पात्र पूछेंगे। तो मेहता जी कौन है? ये भी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। ये दिखने में जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते थे, मेहता जी, इसीलिए तो इनको मेहता कहा गया होगा। कुल मिलाकर 16 वर्ष जेल में काट कर आए थे और कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। सबसे उजली खादी पहनते थे। उन पर एक तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि सेठी ठेके, ध्यान से देखना, ये भी मेहता जी कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते हैं, 16 वर्ष तक जेल में रहे, कांग्रेस कमेटी के प्रधान भी थे, उजली खादी पहनते हैं और उन पर एक तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि सेठी ठेके वाले के पास से उन्हें 50,000 बीमे मिलने वाले थे, जिसके एवज में वो सेठी को चुनाव में टिकट दिलाने वाले थे। तो ऐसे कोई घटना है जिससे रिलेटेड हैं ये 50 है। सेठी पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि सेठी ठेके वाले के पास से उन्हें 50,000 बीमे मिलने वाले थे। मतलब सेठी ठेके वाले से ये 50,000 रुपये बीमा के तौर पर मिलने वाले थे, जिसकी उसमें एवज में सेठी को चुनाव में टिकट दिलाने वाले हैं। ठीक है। असल में मेहता जी और शंकर लाल के आपस में पटती नहीं थी। मेहता जी और शंकर लाल आगे आया था। अभी शंकर लाल जो थे ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और मेहती का विरोधी, यहाँ पर भी बता रखा था कि मेहता जी का विरोधी था। शंकर और मेहता आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। और देवदत्त ये कम्युनिस्ट पार्टी का है और कांग्रेस की सदस्य, ये तो पात्र थे। अब कांग्रेस की सदस्यता के कुछ नियम थे वहाँ पर कि कांग्रेस की सदस्यता किस किस को मिल सकती है। आपने देखे होंगे ना कि अधिकतर पात्र किसके थे? कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। तो कौन कौन थे, किस प्रकार के नियम थे कांग्रेस सदस्यता के, और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो। देखो, जो चंदा देगा उस कमेटी को, सालाना 4 आने। शुद्ध हाथ की कती, हाथ की बुनी खादी पहनता हो, मतलब हाथ से कती हुई और हाथ से ही बुनी हुई खादी पहनता हो और चरखा काटता हो, वही आदमी कौन होगा? कांग्रेस का सदस्य। और सालाना 4 आना चंदा देता हो। तो ये कांग्रेस की सदस्यता के नियम थे। उसके बाद कांग्रेस कमेटी का प्रभात फेरी में गाया जाने वाला पुराना गीत, जिसे अक्सर मास्टर रामदास या फिर देशराज गाते थे। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि तमस नामक उपन्यास में कांग्रेस कमेटी का प्रभात फेरी वाला गाना कौन गाता था? तो कौन गाता था? मास्टर रामदास या फिर देशराज गाते थे। और वो गाना क्या था? जरा भी लगन लगा आज़ादी, जरा भी लगन आज़ादी दी, लग गई जिना दे मन दे बीच, कि जरा से भी आज़ादी की लगन जिसके मन के बीच में लग गई, ओ मजनू बन दे फिर देने हर सेरा हर बंदे विच। ठीक है, हर सेरा हर बंदे विच, हर बंदा हर सेरे विच वो भी क्या बनता है? मजनू बना फिरता है। रिचर्ड कौन है? एक नाम और आया, ये जिला कलेक्टर है। लीजा रिचर्ड की पत्नी है। तो नाम एक जैसे ही है, रिचर्ड और लीजा, ये च और जय, रिचर्ड लीजा। तो रिचर्ड जिला कलेक्टर है और रिचर्ड की पत्नी लीजा है, ये याद रह जाएंगे। पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी और संस्कृत की ज्ञाता हैं और सभी वेद वेदांग के मर्मज्ञ हैं, मतलब वेद वेदांगों को जानते हैं। पठन पाठन और हवन यज्ञ के अतिरिक्त हिंदू संगठन के पुण्य कार्य भी बड़ी लगन से करते थे। तो नाम से ही पता चल रहा है, वानप्रस्थ, पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी। ये कौन है? वानप्रस्थ एक गृहस्थ। ठीक है, तो ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, वेद वेदों को जानते हैं, हवन इत्यादि के कार्य बड़ी लगन से करते हैं। मास्टर देवव्रत ये अखाड़ा संचालक है
और हिंदू संगठन के युवकों को लाठी चलाने का काम सिखाते थे। मास्टर देवव्रत, तो देवव्रत से याद रखते हैं, देवव्रत भीष्म का नाम था और वो बाल हमेशा से ब्रह्मचारी थे। और देवव्रत जो है वो जब ये भी क्या काम करता था, हिंदू संगठन के युवकों को लाठी चलाने का काम सिखाते थे। तो भीष्म का नाम था देवव्रत, आप ऐसे याद रख सकते थे। और वो काफ़ी ताकतवर थे, तो जो ताकतवर होगा वो ही लाठी चलाने का काम सिखाएगा। तो हिंदू संगठन के युवकों को लाठी चलाने का काम मास्टर देवव्रत सिखाते थे या अखाड़ा चलाते थे। दानवीर प्रधान, शहर के जाने माने व्यापारियों में से एक। जब व्यापारी है तो ही दान करेगा। ट्रिक बता रही हूँ, ये तो मैं जस्ट आपको। शहर के जाने माने व्यापारियों में से एक, हिंदू संगठन को 200 लाठियों के दाम की रकम दान में दी। हिंदू संगठन को 200 लाठियों खरीदने के लिए पैसे दिए इसने। इनका 15 साल का बेटा रणवीर मास्टर देवव्रत का शिष्य था। मतलब जो दानवीर का बेटा था वो देवव्रत का शिष्य था और रणवीर मास्टर देवव्रत का शिष्य था। रणवीर मास्टर इसके बेटे का नाम था, देवव्रत का। और इनका मतलब दानवीर प्रधान का जो बेटा था ना 15 साल का, रणवीर मास्टर, वो देवव्रत का शिष्य था। ये नाम है, सॉरी, पूरा इसका जो बेटा था दानवीर प्रधान का, वो रणवीर मास्टर देवव्रत का शिष्य था। ये पूरा नाम है इसका, ठीक है। मंत्री जी, हिंदू संगठन की ओर से मंदिर में मोर्चा संभालने के लिए मीटिंग करने वाले, तो मंत्री ये करते थे। रणवीर कौन है, ये नाम आ गया। 15 साल का तरुण रणवीर दान, वही उसी का नाम था ये पूरा। यहाँ पर रणवीर जो था ये दानवीर प्रधान का बेटा था और देवव्रत का शिष्य था, ठीक है। मास्टर देवव्रत का शिष्य था, यहाँ पर दे दिया गया है। मास्टर देवव्रत का शिष्य था और अखाड़े में शिक्षा लेने जाता था। बोधराज कौन था, रणवीर की तरह यह भी मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य था। तो अखाड़े वाले एक जगह पर लिख लेना, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक जगह पर लिख लेना। तो बोधराज क्या करता था, लेटकर बाण चला सकता था, शब्द भेदी बाण भी चला सकता था कि केवल मात्र आवाज को सुनकर बाण का निशाना साधता था। शीशे में अक्स देखकर बाण चला सकता था, लटकती रस्सी को निशाना बना सकता था। अब उसके बाद आता है धर्मदेव। तो धर्मदेव पात्र का क्या रोल है इस उपन्यास के अंतर्गत, तो रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य कहीं से कारतूसों की खाली पेटी उठा लाया था ताकि उस कमरे में अस्त्र शस्त्रों का आभास होता रहे, जिसे रणवीर ने शास्त्रागार जिसमें अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं ना, उसको शास्त्रागार कहते हैं। तो ये क्या करता था धर्मवीर, रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य कहीं से भी ये कारतूसों की खाली पेटी उठा लाता था ताकि उस कमरे में खाली पेटी रखी हुई होने के कारण ऐसा लगे कि यहाँ पर तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, समझ गए। लाता खाली पेटी था। नायक कसम रीट के बाबू मस्त राम का बेटा था। स्थानीय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। मास्टर देवव्रत के अखाड़े के शिष्यों वाली मंडली में केवल यही एक युवक था जो जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था, ठीक है। शंभू रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के, भाई ये सारे देवव्रत के अखाड़े के वो शिष्य हैं। इंद्र, ये भी रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य था। शंभू, इंद्र, मनोहर, ये भी अखाड़े का शिष्य था। मनोहर, इंद्र, शंभू, रणवीर, ये सभी उस दल के सदस्य थे जो दंगों में हिंदुओं की ओर से मोर्चा संभाल रहे थे, ठीक है। रणवीर कौन था, रणवीर कद का छोटा था, इसलिए वह मन ही मन में अपने आप को शिवाजी की भूमिका में देखता था। उसी गली में एक इत्र बेचने वाला दंगों के दिन भी अपना इत्र बेचने निकल आया था। गली में रणवीर का पूरा दल था, उसे इंद्र ने चाकू से मार गिराया था, ठीक है। प्रोफेसर रघुनाथ, ये भी एक पात्र है और अकेला ऐसा हिंदुस्तानी आदमी जिसका जिले के कलेक्टर रिचर्ड के साथ में उठना बैठना था। मतलब प्रोफेसर रघुनाथ अकेला ऐसा हिंदुस्तानी आदमी था जिसका जिले के कलेक्टर रिचर्ड के साथ उठना बैठना था। दोनों को ही अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी। रिचर्ड को वह सदा ही एक सुरक्षित व्यक्ति लगा करता था, ठीक है। मतलब रिचर्ड वो अंग्रेजों का था तो उसे ये भारत का था प्रोफेसर रघुनाथ, लेकिन ये कलेक्टर के पास बैठता था, लेकिन कलेक्टर को इससे कोई भय नहीं था
क्योंकि उसे ये लगता था कि ये मेरा हितैषी है। हयात बख्श, ये मुस्लिम लीग का कार्य, अब तीसरी पार्टी और आ गई मुस्लिम लीग। रूमी टोपी पहनता था। और हर्बर्ट मिशन कॉलेज का अंग्रेजी प्रिंसिपल, अमन पसंद व्यक्ति था। अमन, चैन होता ना, अमन मतलब अपने देश को पसंद करने वाला व्यक्ति था। मोल्लादाद, बिजली कंपनी में क्लर्क, ये क्लर्क था, दाढ़ी वाला था, मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता था। अब ये कई सारे पात्र बस ऐसे ही आएंगे मुस्लिम लीग के। हकीम अब्दुल लगनी, हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे। नानबाई की दुकान थी जहाँ सभी बैठकर कहवा पीते थे। और लाला लक्ष्मी नारायण, ये क्या करते थे, पैसे वाले जाने माने व्यक्ति ऊंचे मकान में रहते थे। और लक्ष्मी, नाम देख आप पात्र देख सकते हो, ठीक है। शहर के अनेक मुसलमान व्यापारियों के साथ लाला जी व्यापार करते थे। और नानकू कौन थे, ये लक्ष्मी नारायण का नौकर था। फतेहदीन कौन था, लाला लक्ष्मी नारायण का पड़ोसी। नानकू इसका नौकर था लक्ष्मी नारायण। अब लक्ष्मी नारायण को केंद्र में ले लेना और इसके दाएं बाएं लिख लेना कि ये इसका नौकर, ये इसका पड़ोसी, ये वो इसका समधी का पड़ोसी, ठीक है। आगे जैसे पात्र याद करने का एक तरीका है ये, ठीक है। शहानबाज, लाला लक्ष्मी नारायण के सभी समधी का पड़ोसी और अच्छा मित्र। उसके पास गहरे नीले रंग की ब्यूक साड़ी थी। ये पता है, आप जब नोट्स बनाएंगे ना तब बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। नोट्स आपको कैसे बनाने ये मैं आपको बता भी रही हूँ। उसने दंगों के बीच लाला लक्ष्मी नारायण के परिवार को उनके घर से निकालकर अपनी ब्यूक गाड़ी में सदर बाजार में उनके किसी सगे संबंधियों के घर छोड़ दिया था। शानबाज रघुनाथ का जिगरी दोस्त था। रघुनाथ की पत्नी शानबाज से पर्दा नहीं करती थी। दंगों के बीच में शानबाज ने रघुनाथ के पुश्तैनी, देखो शानबाज और रघुनाथ की चर्चा चल रही है, और शानबाज ने रघुनाथ के पुश्तैनी घर, जो वे दंगों के कारण जल्दी जल्दी में छोड़कर शहर के एक सुरक्षित इलाके में रह रहे थे, वे रघुनाथ की बीवी के गहने की पोटली निकाल ली थी, ठीक है। तो वहाँ पर ये कहानी घटित हो गई थी। आसपास का कहा ना, उसमें बताया 5 दिन की घटना। शानबाज को आमलेट खाना पसंद था। जब भी वो रघुनाथ के घर जाता था, उसके छोटे भाई की बहू उसके लिए दौड़कर अंडे का आमलेट बनाती थी। उसके बाद फातिमा आती है भाई, ये शानबाज की पत्नी है फातिमा, ठीक है। मिल्खी, ये रघुनाथ के पुश्तैनी घर का नौकर है। शानबाज जब रघुनाथ की बीवी के गहने लाने उसके पुश्तैनी घर गया था, तब उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिराकर मार डाला। रघुनाथ के पुश्तैनी घर के सामने फिरोज खाल वाले का गोदाम था। तो ये सारी डिटेल भाई बहुत पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। तो पात्र आप ऐसे बनाना, बस 2-2 4-4 अक्षर में इनका हिंट लिख लेना कि इसका क्या रोल था इस उपन्यास के अंतर्गत। सारी लाइनें आपको नहीं लिखनी है। रघुनाथ और शानबाज का काफ़ी इसमें मैटर है, काफ़ी दोनों इम्पोर्टेंट ये पात्र हैं। और रघुनाथ के पुराने पुश्तैनी घर के सामने फिरोज खाल वाले का गोदाम था, और फिरोज खाल वाले का गोदाम था। दंगों के दौरान नानबाई मिल्की को बीड़ी के पैकेट छत से फेंक देता था, ठीक है। उसके बाद और भी पात्र बहुत ज़्यादा हैं इसमें। मिल्की दंगों के दौरान रघुनाथ के घर में अकेला बचा था। वो उसे पीछे घर रखाने के लिए छोड़ दे गए थे। वो उसे पीछे घर की रखवाली करने के लिए छोड़ गए थे। अब आता है सलोत्री साहब। इसका नाम लेकर मुराद अली ने नत्थू चमार से सुअर मरवाया था। इसका नाम लेकर देखो, मारा किसने था, नत्थू चमार ने। मरवाया किसने था, मुराद अली ने। और किसका नाम लेकर, सलोत्री साहब का। बोला था कि सलोत्री साहब ने मरे हुए स्वर की मांग की है। तो ये तीसरा नाम और उसी से जोड़ लेना। जत्थेदार किशन सिंह कौन है, ये गुरुद्वारे में सुरक्षा प्रबंध का मोर्चा किशन सिंह ने संभाल रखा था। किशन सिंह पहले वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका था, और वर्मा की लड़ाई के दाव पेच वह अपने कस्बे के मुसलमानों पर चलाता था। सुरक्षा की कमान संभालते ही वह घर जाकर अपनी खाकी कमीज पहना आया था, जिस पर इंग्लिश शिया सरकार के 3 तमगे थे। हालांकि उसने तमगों वाली खाकी कमीज के नीचे पैजामा ही पहन रखा था। तो ये थोड़ा सा उनके हुलिये के बारे में है। सब्जेक्टिव पेपर जब आपका होगा तो इस प्रकार की चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सरदार हरि सिंह, ये गुरुद्वारे की दाई ओर से बंदूक चलाने का मोर्चा सरदार हरि सिंह को सौंपा गया। गुरुद्वारे की दाई ओर से, और बाईं ओर से कोई और चला रहा था, ये दाईं ओर से बंदूक चलाने का मोर्चा सरदार हरि सिंह को सौंपा गया।
दाईं ओर का मोर्चा नकारा साबित हुआ क्योंकि सरदार हरि सिंह ने अपने हमसायों पर गोली चलाने को स्वीकारा नहीं, मतलब इसने गोली नहीं चलाई, इसलिए मोर्चा वो नाकामयाब रहा। उसके बाद आता है बिशन सिंह, ये मनिहारी वाले। इनकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगाई गई थी क्योंकि पंजाब की बातें हो रही है, और पीले रंग का रेशमी रुमाल अपनी पगड़ी में बांध रखा था जो उसने बसंत पंचमी के मेले के बाद अपने बेटे के सिर से उतार कर अपनी जेब में रख लिया था। तो ये कौन थे? बिशन सिंह मनिहारी वाले। ये इनकी ड्यूटी कहाँ थी? खालसा लंगर में लगाई गई थी। ये पीले रंग का रेशमी रुमाल अपनी पगड़ी में इन्होंने बांध रखा था। आज अचानक जेब में हाथ डालने पर उसे ये रुमाल मिला और उसने अपनी पगड़ी में खोस लिया, मतलब पगड़ी में लगा लिया। शेख गुलाम रसूल कौन है? गुरुद्वारे के पीछे 2 गलियां छोड़कर शेख गुलाम रसूल का ऊंचा 2 मंजिला मकान था। मुसलमानों के दल ने दंगों के समय उसी को अपना किला बना रखा था। मुखिया सरदार तेज सिंह का क्या रोल है? तेज सिंह में वजन था, उनका रोम रोम पंथ की रक्षा के लिए न्योछावर था। ठीक है। और उसके बाद आता है सरदार तेज सिंह मुखिया के नाना के पिताजी महाराणा रणजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे, तो ये भी बता रखा है यहाँ पर। युवा प्रीतम सिंह गुरुद्वारे के द्वार पर खड़े होकर सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे थे, यानी कि युवा प्रीतम सिंह गार्ड का काम कर रहा था। सोहन सिंह वह युवक जो गुरुद्वारे में ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि हमें इस सांप्रदायिकता के जहर को और बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिसे अंग्रेजों ने हमारे बीच बोया है। ऐसा बोलने के लिए निहंग सिखों ने उसे पीट कर चुप कराकर बैठा दिया था। ठीक है। उसके बाद आता है, अभी कितने को और हैं, बस फिर हमारी युवा प्रीतम सिंह सोहन सिंह हो गया। उसके बाद आता है अगला पात्र मिर्दाद। तो जो हाल सोहन सिंह का गुरुद्वारे में था, सोहन सिंह का गुरुद्वारे में था, वही हाल मिर्दाद का मुसलमानों की बस्ती में था। मतलब सोहन सिंह को सिखों ने पीट दिया था, तो वही हाल मिर्दाद का क्या हो रहा था? मुसलमानों की बस्ती में था। उम्र दराज लोग मिर्दाद जैसे युवकों की ये बात समझने को तैयार ही नहीं थे कि सांप्रदायिकता की जड़ें अंग्रेजी हुकूमत ने बोई है। मतलब जो ये मिर्दाद था और जो सोहन था, ये लोगों को समझा रहे थे कि ये सांप्रदायिक दंगे अंग्रेजों ने भड़का रखे हैं, तुम क्यों लड़ रहे हो, लेकिन ये जिसको कहते वो इन्हें पीट देता था। उनके अनुसार असल कसूरवार दूसरे धर्म के लोग ही थे। मुसलमानों के लिए सिख और हिंदुओं और सिखों के लिए मुसलमान, मतलब आपस में एक दूसरे के बैरी बने हुए थे। उनके अनुसार अंग्रेजी हुकूमत के लोगों का उनके आपसी मसलों से कोई लेना देना नहीं था और वे धर्म के मामले में नहीं पड़ते। गोपाल सिंह मुखबिर कौन था? इसका पात्र और देख लेते हैं। गुरुद्वारे की ओर से मुसलमानों के इलाके में घुसकर उनकी नीति का पता लगाने गया था, ये था वही गोपाल सिंह। किंतु जिस घर में छिपा था वहां की बुढ़िया ने उसे देख लिया तो किसी तरह जान बचाकर भागा और वापस गुरुद्वारे पहुंच गया। गुरुद्वारे की युद्ध समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो ये गुरुद्वारे की युद्ध समिति के सदस्य थे सरदार मंगल सिंह सोनार, प्रीतम सिंह बजाज, भगत सिंह पंसारी, तेज सिंह और किशन दास। ये सब कौन थे? गुरुद्वारा समिति के सदस्य थे। उसके बाद आता है बलदेव सिंह, और धर्म रक्षा की उत्तेजना में वो अपनी बूढ़ी माँ को घर पर ही छोड़कर खुद सुबह के गुरुद्वारे आ गया था, और ये भी धर्म का रक्षक था बलदेव। ये सोचकर कि माँ तो अब बची नहीं होगी, माँ को तुर्कों ने मौत के घाट उतार दिया होगा, उसने खून का बदला खून से लेने की ठानी और बूढ़े लोहार करीम बख्श की छाती में तलवार भोंककर उसकी हत्या कर दी। देखो ये इस तरीके के दंगे थे वहाँ पर। हरनाम सिंह बंतो पूछा जाता है भाई इसका, बंतो, हरनाम सिंह और बंतो, तो ये एक दंपति है, मतलब पति पत्नी है। ढोक इलाही बख्श के अकेले सिख निवासी हैं जिसकी दुकान लूट ली गई थी और घर जला दिया था और वह अपनी पत्नी के साथ भागने के लिए मजबूर था। और ढोल इलाही बख्श के निवासी करीम खान ने हरनाम सिंह को भाग जाने का मशवरा दिया था। जसवीर कौर और इकलाब सिंह क्रम से हरनाम सिंह और बंतो के बेटी और बेटे थे, तो ये याद रखना है। जसवीर कौर और इकबाल सिंह ये कौन थे? हरनाम सिंह और बंतो की बेटी और बेटे थे। जसवीर की शादी हो चुकी थी, वो जिस गांव में थी वहाँ सिखों की जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए हरनाम सिंह थोड़ा निश्चिंत था
कि सभी संगत में एकत्रित हो गए होंगे और जसबीर अकेली नहीं होगी, किंतु हरनाम सिंह और बंतों को लगातार इंकलाब सिंह की चिंता सता रही थी कि वह बेचारा अकेला कहाँ होगा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख ये सभी का दंगे काफ़ी भड़के थे। इकबाल सिंह हरनाम सिंह का बेटा, और इकबाल मीरपुर में बजाजी की दुकान करता था। तो काफ़ी हो गए भाई पात्र, कुछ ज़्यादा ही हो गए, अब तो पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा है इन पात्रों को। तो थोड़ा सा और है, एहसान अली और देख लेते हैं। एहसान अली के घर में हरनाम सिंह और उसकी पत्नी ने भागकर पनाह ली थी। मतलब हरनाम सिंह और उसकी पत्नी बंतो दोनों ने कहाँ पर ली थी? एहसान अली। इसलिए तो भाई जिसके घर में रहोगे तो एहसान तो होगा ही। तो ये एहसान अली था। पात्र बड़े आसान है याद रखने। एहसान अली की पत्नी ने हरनाम और बंतो को ऊपर एक अंधेरी कोठरी में बिठा दिया था। जब एहसान अली लौटा तो वह उसे हरनाम के बारे में बता रही थी कि हरनाम ने देखा कि एहसान अली हरनाम के घर से उसी का ट्रंक चुरा कर लाया था लूट में, और उसकी बहू उसका ताला तोड़ रही थी। तो हरनाम सिंह ने खुद ही ट्रंक की चाबी दे दी और एहसान अली से कहा कि अच्छा हुआ ये तुम्हारे साथ लग गया, ये हमारा ही ट्रक था, पर अब तुम इसे अपना ही समझो। अब आता है नेक्स्ट राजू, एहसान अली की पत्नी। भाई ये एहसान अली के जो लोगों को अपने घर में रखते हैं और एहसान कर देते हैं, और इसकी पत्नी राज करती है। ठीक है, राजू जिसने हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह दी थी। अकरा कौन थी? एहसान अली और राजू की बहू, मतलब ये जो घर में पनाह देते हैं इनकी बहू अकरा। और रमजान एहसान अली और राजू का बेटा, जोशीला युवक जिसके सिर पर सांप्रदायिक का खून सवार था। मैंने बताया इनको पार्ट्स में बांट लेना, कोई कांग्रेस के सदस्य, कोई कुछ ऐसे, इस प्रकार से आपको सारे उनके पात्र उनके नीचे लिख लेना। फिर नूरदीन रमजान का साथी, रमजान के गांव का रहने वाला था। गधों पर मिट्टी और ईंट लाद कर ले जाता था। उसके दांतों के ऊपर लाल मसूड़े थे, जब हंसता तो मसूड़े दूर तक नजर आते थे। ठीक है भाई, ये कुछ इतना खास नहीं है, बस इनके नाम देख लेना। हरनाम सिंह के पिता का नाम गुरदयाल सिंह, गांव का नाम ढोक इलाही बख्श, ये पहले भी आ लिया। तहसील का नाम नूरपुर था। ठीक है, तो ये हरनाम सिंह के बारे में सारा बता रखा है। जिस स्कूल में दंगे खत्म होने के पश्चात रिलीफ कैंप बनाया गया था, यानी कि जिस स्कूल में जब दंगे खत्म हो गए तो एक स्कूल में कैंप लगाया गया। उस स्कूल का चपड़ासी क्या था? एक ब्राह्मण था। वह और उसकी ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उनकी बेटी प्रकाशों को दंगाई उठाकर ले गए थे और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला था। ठीक है, तो उस स्कूल में एक चपड़ासी था ब्राह्मण, और जो ब्राह्मणी उसकी पत्नी, दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी बेटी प्रकाशों को कोई दंगाई उठाकर ले गई थी। और रिलीफ कैंप के आंकड़ा बाबू उस ब्राह्मण के पास आकर कहते हैं कि कल एक बस नूपुर जाएगी, उसमें हथियारबंद पुलिस वाले भी होंगे, वो उस बस में जाकर नूपुर में अपनी बेटी का पता लगा लें। ब्राह्मणी उस आंकड़ा बाबू से कहती है कि अब तो हमारे पास आकर भी क्या करेगी, बुरी वस्तु तो उसके मुंह में पहले ही डाल दी होगी। ब्राह्मण कहता है कि अब प्रकाशों नहीं मिलेगी, जहाँ रहे सुखी रहे। मतलब उन्होंने कहा कि अब जो उसको ले गया जहाँ भी है वो जैसे भी है सुखी रही। दंगों के पश्चात जिस कॉलेज में अमन कमेटी की मीटिंग होती है, उस कॉलेज के दो चपरासी गेट के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते हैं। यहाँ आए हुए लोगों में हिंदू, सिख और मुसलमान सभी हैं, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। तो ये कौन बातें कर रहा है? दो चपड़ासी जो गेट के पास बैठे हुए हैं। और कौन से? कॉलेज में अमन कमेटी की मीटिंग हो रही होती है, उसके गेट पर ये बैठे हुए हैं। तो थोड़े से और हैं, फिर इसकी कथा वस्तु भी पढ़ेंगे। और अमन कमेटी की मीटिंग के लिए यही कॉलेज का हाल चुना गया। अमन कमेटी की मीटिंग के लिए यही कॉलेज का हाल चुना गया, क्योंकि कॉलेज न हिंदुओं का था, न सिखों का, न मुसलमानों का था। कॉलेज ईसाइयों का था। प्रिंसिपल भी हिंदुस्तानी नहीं था, अमरीकी पादरी था, बड़ा मिलनसार और बड़ा अमन पसंद था। इसलिए अमन कमेटी की मीटिंग वहाँ पर कॉलेज को चुना गया था। अल्लाह रखा, ये कौन था? अपने गांव की एक हिंदू लड़की प्रकाशों पर अनुरक्त था। भाई प्रकाशों अभी बताए थे ना, वो ब्राह्मण की बेटी थी स्कूल के चपड़ासी की, जिसे वह दंगे के दौरान अपने घर उठा लाया था। तो प्रकाशों को ये अलार बक्सा उठा के लाया था। भाई अलार रखा। बाद में प्रकाशों की स्वीकृति होने पर उसके साथ ही रहने लगा था। प्रकाशों अभी बताया था, दंगे के दौरान अपने ब्राह्मण माता पिता से भटकती हुई युवा ब्राह्मणी, जिसे उसके गांव का ही
अल्लाह रखा अपहत कर ले जाता था, मतलब उसका अपहरण करके ले जाता है। अब कथानक और पढ़ लेते हैं इसका थोड़ा सा। काफी बड़ा उपन्यास है। उपन्यास की कथा सार क्या है? उपन्यास का आरंभ कहाँ से होता है? अब आपको पात्रों के माध्यम से पता चल गया होगा कि उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली कौन था? यही तो मरवाता है, अंग्रेजी सरकार का चमचा है। वह नत्थू चमार को 5 रुपए देकर एक सुअर मरवाता है, ठीक है। उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फिकवा देता है। वह घटना से मुसलमानों में खलबली होती है। अब मुसलमान तो सुअर की वो करते हैं, ठीक है। ये दंगा भड़काने का मुख्य कारण होता है। देखो, नत्थू चमार को 5 रुपए देकर सुअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फिकवा देता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। जब कोई सुअर मारेगा तो मुसलमान गाय को मारेंगे। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। मतलब कुछ लोग मिलकर, अभी हमने नाम पढ़ा था डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड और इसकी पत्नी का नाम था लीजा, अगर आपको याद हो तो मिलकर क्या करते हैं, इनके पास जाते हैं कि भाई शहर में जो है शांति स्थापित की जाए। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणाम तो पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगी। आगजनी मतलब जगह जगह पर आग लगाते हैं, लूटा जाता है और मारा जाता है सरेआम। तो इस प्रकार की घटनाएं होने लगी और सांप्रदायिकता की ये आग गांव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सैयदपुर में कौन सी जगह पर सिख और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है? तो सैयदपुर में। दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले हैं, भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करती हैं। और आपने, अगर आपके आस पड़ोस कोई बुजुर्ग हो तो पूछना, 1947 में 2 दंगे भड़के थे। जैसे कि मेरी सास कई बार बताती है कि मैं तब हुई थी जब वो दंगे भड़के थे, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो वो आपको कोई जिंदा भी होगा तो पूरी बता भी देंगे। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। मतलब सरकार किसकी थी? सरकार तो ब्रिटिश की थी। अब ब्रिटिश सरकार क्यों इन दंगों को बढ़िया, वो तो ये चाहती थी, उनका तो काम यही था कि आपस में फूट डाली जाए और राज किया जाए। तो सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार हस्तक्षेप करती है। जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, मारकाट हो जाती है, नगर और गांव से ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित, मतलब डर जाते हैं, आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी यानी कि नागरिक समिति बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख हैं। कमेटी में तीनों लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और सिख भी हैं। अमन जो है, अमन कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछुड़ चुके थे, क्योंकि दंगे तो पहले ही हो चुके। अब शांति करने से क्या है? उनके घर जला दिए गए, संपत्ति लूट ली गई। वे शरणार्थी कैंपों में अपने बहू बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तमस उपन्यासी सी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। तो ये कुछ इसमें था। शरणार्थी कैंप का जो वर्णन लेखक ने किया है वह पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में हम इंसान हैं। जिस इंसानियत की व्याख्या हम जीवन भर करते रहते हैं वह असल में समय आने पर पिछली सीट ले लेती है। मतलब इंसानियत, समय पर लोग इंसानियत नहीं दिखाते हैं और हमारी चालक शक्ति क्रोध, ईर्ष्या और बदले की भावना हो जाती है। हमारा व्यवहार हिंसात्मक हो जाता है। मतलब यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि वैसे तो हम आमतौर पर सभी लोग इंसानियत की बातें करते हैं, लेकिन उस समय, जिस समय अपराध होते हैं तो सभी लोग जो है इंसानियत को भूल जाते हैं। उनके जो व्यवहार होते हैं वो हिंसात्मक, मतलब मारकाट पर उतर आते हैं। रिलीफ कैंप के उस माहौल में जहाँ लोग अपने बिछड़े हुए और लापता जन का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में लेखक एक ऐसे किरदार को भी लेकर आते हैं जो अपनी मृत पत्नी की लाश की खोज कर रहा होता है।
जिसने कि कुएं में कूदकर आत्महत्या की थी। मतलब एक आदमी ऐसा भी है जो और तो जिंदों को ढूंढ रहे हैं, ये अपनी मृत पत्नी की लाश को ढूंढ रहा है। ठीक है, वह अपनी पत्नी, ताकि वह अपनी पत्नी की लाश से उसके सोने के गहने उतार सके। ओ माय गॉड। वह रिलीफ कैंप में काम करने वाले क्लर्क से कहता है कि अब घरवाली तो डूब मरी, जो सबके साथ हुई है वही मेरे साथ भी हुई है, पर ये कड़े और जंजीरें मैं कैसे छोड़ दूं, क्यों वीर जी? या कि ये वो भाई ठीक है। असल में तमस यथार्थपरक विस्तृत मानव सभ्यता की कहानी है। वही मानव जिसने दुनिया बसाई, उसके दोनों छोर एक कर दिए। परंतु बसी बसाई सभ्यताएं जड़ से उजाड़ देना भी मानव के ही बस की बात है। मतलब जो बसाता है वही उजाड़ता भी है। तो यही बात इसमें कही गई है। अब इसके कुछ प्रमुख उद्धरण हैं, आप यहाँ से देखें तो इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, और ये किस किस ने कहे हैं सारे यहाँ पर बताए गए हैं, सभी के नाम भी दे रखे हैं। अगर आप कहें तो इनकी मैं एक अलग से भी वीडियो डाल दूंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं हम यहीं से पढ़ लेंगे, क्योंकि इतने सारे देखो नोट्स तो बनाए नहीं जाते हैं, बस आप इन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लेना। बाकी तो आपने पढ़ाई है, अगर विषय वस्तु आपके ध्यान में है तो आप इन सभी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाएगी। काफ़ी उद्धरण है ऐसे। ये उपन्यास तो जब भी मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं एक एक उपन्यास सारे, चाहे लगो 3 घंटे चाहे 10 घंटे, मतलब सारे इस पे चैनल पर पढ़ा कर छोड़ दूँगी। लेकिन अभी हमारा चैनल नया है थोड़ा सा, तो काफ़ी जो सिलेबस है अभी चैनल पर है भी नहीं, तो इसे मैं बाद में डालूंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी? ये सारे उद्धरण थे जो पात्रों के द्वारा कहे गए थे। तो जो अपने नोट्स कंप्लीट करना चाहे तो यहाँ से देखकर लिख सकता है। धन्यवाद।